हेलो गाइस, श्री जसवंत सिंह इंटर कॉलेज ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। और मैं राजवीर सिंह और हम पढ़ा रहे हैं आज आपको वॉइस। इससे पहले वीडियो में भी आपको हमने पढ़ाया था वॉइस, लेकिन उसमें एक ही टेंस कराया था और फॉर्मूला बताया था। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस में अंतर बताया था। तो आज हम बता रहे हैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते समय क्या करते हैं, ये हमने उस दिन बताया था। और आज बता रहे हैं उससे अगला सेंटेंस, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते हैं तो किस प्रकार बदलते हैं। देखिए, मैं बताऊं आपको कि जब हम किसी भी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं तो सबसे पहले उसके जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे पैसिव वॉइस का क्या बनाते हैं, सब्जेक्ट। ये मैंने पहले ही बताया था, अब भी बता रहा हूँ। और उसी के अनुसार पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट के अनुसार ही फिर हम सहायक क्रिया का यूज करते हैं और उसमें जो हम नियम लगाते हैं उसी के अनुसार ही सहायक क्रिया लगाते हैं, ना कि एक्टिव वॉइस के अनुसार। जैसे देखिए, पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को हम जब एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे तो उसके एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव का ऑब्जेक्ट बनाएंगे और उसी के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कर्ता के अनुसार, वाज या वर। वाज लगाएंगे एक वचन कर्ता के लिए और वर लगाएंगे बहुवचन कर्ता के लिए। देखिए, जैसे फॉर एग्जांपल, ही ब्रोक ए टेबल इन द क्लास। ही ब्रोक ए टेबल इन द क्लास, तो इसका मतलब है उसने कक्षा में एक मेज तोड़ी। उसने कक्षा में एक मेज तोड़ी। ये पास्ट इंडेफिनिट का साधारण वाक्य है और पास्ट इंडेफिनिट के साधारण वाक्य में मुख्य क्रिया की सेकंड फॉर्म का प्रयोग होता है। आप जानते हैं ना, चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन, ठीक है ना। तो अब हम इसको बदलते समय कैसे बदलेंगे, इसका जो इस सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट है हम उसे पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, सब्जेक्ट। तो देखिए, हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ऑब्जेक्ट देखते हैं। इसका ऑब्जेक्ट हो गया ए टेबल, ठीक है ना। ए टेबल है, जो कर्ता जिस कार्य को करता है तो वही तो ऑब्जेक्ट है ना। क्या क्या तोड़ा उसने, एक टेबल तोड़ी है ना, तो ऑब्जेक्ट हो गया ये। और ये हो गई उसकी मुख्य क्रिया, ये हो गया उसका सब्जेक्ट। तो ये उसका सब्जेक्ट है, ये हो गया उसका सब्जेक्ट, ये हो गई इसकी एमबी और ये है इसका क्या, ऑब्जेक्ट। तो अब हम इस ऑब्जेक्ट को इस सेंटेंस का क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट। तो ए टेबल को बना देंगे इसका सब्जेक्ट, ए टेबल। अब देखिए, इसके बाद में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब क्या किसमें चेंज करते हैं हम, मैंने बताया था कि जब हम इसको यहाँ पैसिव में बदलते हैं तो इसकी सहायक क्रिया को न लगा करके अपनी ओर से जो नियम के अनुसार सहायक क्रिया है उसे ही लगाते हैं। तो नियम के अनुसार सहायक क्रिया कौन सी लगानी है हमें, ए टेबल कैसा देखो, एक वचन है या बहुवचन। हमने देखा कि ए टेबल क्या है, एक वचन। तो एक वचन के लिए हेल्पिंग वर्ब आएगी वाज। कौन सी, वाज। तो ए टेबल सब्जेक्ट हो गया ना, ये वाज क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। अब क्या बचा हमारा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आता है, साधारण वाक्य में क्या आता है, मुख्य क्रिया। तो ये एमबी हो गया इसका। ब्रोकन, ये मैंने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलते समय हमेशा ही पैसिव वॉइस की मुख्य क्रिया के रूप में थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। ये यहाँ सेकंड फॉर्म थी, यदि यहाँ फर्स्ट फॉर्म भी होती तो भी यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी, यहाँ सेकंड होगी तो भी यहाँ थर्ड फॉर्म आएगी। यानी कि कॉमन है कि थर्ड फॉर्म ही लगानी है मुख्य क्रिया की। इसके बाद में आता है बाई, यानी कि टेबल किसने तोड़ी, ही ने तोड़ी ना। टेबल किसने तोड़ी, ही माने वह है, और वह कौन हो गया, कार्य करने वाला, यानी कि जिसने टेबल तोड़ी। तो अब हम इसको पैसिव में बदलते समय क्या कर देंगे कि टेबल उसके द्वारा तोड़ी गई, ऐसे करेंगे ना, तो उसके द्वारा के लिए लगा देंगे बाई और ही को हम बदलते हैं हिम में, ठीक है ना। और ये बचता है आपका अन्य शब्द। तो अन्य शब्द जैसा इसमें है ऐसा ही इसमें आएगा, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो हम चेंजिंग करते हैं वो हम कर्ता क्रिया कर्म की करते हैं।
ना कि अन्य शब्द की। ठीक है ना। जैसे हम इसमें और भी जोड़ सकते हैं, ही ब्रोक द टेबल इन द क्लास यस्टरडे। ठीक है ना, यस्टरडे भी जोड़ दें इसमें तो यहाँ यस्टरडे आ जाएगा, और भी कुछ जोड़े इसमें तो वो पीछे आता चला जाएगा। हमें जो चेंजिंग करनी है वो कर्ता, मुख्य क्रिया और कर्म की करनी है। ठीक है ना। देखा आपने, ये टेबल यहाँ का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सब्जेक्ट बन जाएगा। ये टेबल एक वचन है, इसी के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब कराएंगे वाज। वाज के बाद में यहाँ मुख्य क्रिया है, मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म लगा देंगे ब्रोक। ब्रोक की थर्ड फॉर्म है ब्रोकन, ब्रेक ब्रोक ब्रोकन। ठीक है ना। अब उसके द्वारा बाय हिम, और ये अन्य शब्द आपका इन द क्लास। तो ये था आपका साधारण वाक्य। यदि हम इसमें नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं तो उसे किस प्रकार करते हैं? नेगेटिव सेंटेंस लेने पर किस प्रकार करेंगे हम देखो। जैसे आई डिड नॉट टीच यू हिंदी। ठीक है ना, आई डिड नॉट टीच यू हिंदी, यानी कि मैंने तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाई। ठीक है ना, समझ गए ना। ये नेगेटिव सेंटेंस है। अब नेगेटिव सेंटेंस को हम एक्टिव से पैसिव में बदलते समय क्या करेंगे? इसका जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे? तो देखो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें दो ऑब्जेक्ट है, एक तो हिंदी है और एक यू है। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पहले सब्जेक्ट बना सकते हैं। ठीक है ना। तो पहले हम देखो इसे दो प्रकार से करते हैं। पहले हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यू का यू ही रहता है। ठीक है ना। तो यू क्या है, एक वचन है या बहुवचन? यू है हमारा बहुवचन, तो वाज के जगह पर क्या आ जाएगा? वर, हेल्पिंग वर्ब के रूप में ना। अब इस हेल्पिंग वर्ब से हमें कोई मतलब नहीं। ये हेल्पिंग वर्ब तो हमारी पहचानने के लिए है कि हमारा सेंटेंस जो है पास्ट इंडेफिनिट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट है, फ्यूचर इंडेफिनिट है या कोई अन्य सेंटेंस है। इससे हमें पहचान पड़ जाती है और उसी के अनुसार हम यहाँ हेल्पिंग वर्ब चुन लेते हैं। ठीक है ना। तो यू वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट, यू वर नॉट, टीच का टॉट, यू वर नॉट टॉट, TAUGHT। अब देखो क्या पढ़ा रहे हैं, मैं तुम्हें क्या नहीं पढ़ा रहा था? हिंदी, तो यू वर नॉट टॉट हिंदी बाई, इसके द्वारा आई है ना, तो आई का हो जाता है बाई मी। ठीक है ना। इसका मतलब होगा यू वर नॉट टॉट हिंदी बाई मी, यानी तुम्हें मेरे द्वारा हिंदी नहीं पढ़ाई गई थी। ठीक है ना। तो अब करते हैं इससे हिंदी से। पहले हमने ऑब्जेक्ट लिया किसको? यू को। अब सेकंड ऑब्जेक्ट लेकर के देखते हैं इसको। ठीक है ना। जब हम यू का स्थान इसको देंगे तो इसके स्थान पर यू आ जाएगा और यू के स्थान पर हिंदी चला जाएगा और हेल्पिंग वर्ब में अंतर आ जाएगा बस। ठीक है ना। तो यू की जगह हिंदी ले लिया हमने, ये था पहला फॉर्मूला आपका। ये सेकंड तरीके से करके देखते हैं। ठीक है ना। तो हिंदी अब यहाँ देखो, यहाँ हमने सेकंड मतलब जो साहित्य ली थी यू के अनुसार ली थी, तो यू बहुवचन है तो बहुवचन का है ना। अब यहाँ हिंदी क्या है? एक वचन। ठीक है ना। हिंदी एक वचन है, सब्जेक्ट का नाम है हिंदी, तो यहाँ हिंदी वाज, अंतर आ गया ना। तो देखो हिंदी वाज नॉट टॉट, इसके लिए नहीं पढ़ाया गया, तुम्हारे लिए टॉट यू बाई मी। ठीक है ना। ये हो गया, यानी कि जब दो ऑब्जेक्ट हो तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट को ले सकते हैं, लेकिन अंतर इतना है कि यदि प्लूरल ऑब्जेक्ट है तो प्लूरल के लिए साहित्य लगाइए, सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग ही हमें हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है। ठीक है ना।
तो अब इसमें यदि हम अगला एग्जांपल लेते हैं इसी के अनुसार, इसे क्वेश्चन वर्ड में कन्वर्ट करके देखते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन वर्ड में करते हैं तो देखिए कैसे करते हैं। क्वेश्चन वर्ड में यदि हम इसे कन्वर्ट करते हैं तो कोई ज्यादा अंतर नहीं आता है। क्या आता है देखो, क्वेश्चन वर्ड में क्या आएगा, डिड, साइक्रिया से स्टार्टिंग होती है ना, डिड आई नॉट, ठीक है ना, डिड आई नॉट टीच यू हिंदी, क्या मैंने तुम्हें हिंदी नहीं पढ़ाई, ठीक है ना। अब हम इसका क्या करते हैं, पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस कैसे करते हैं, जब यहाँ डिड से शुरुआत है, डिड मतलब हेल्पिंग वर्ब, जब यहाँ डिड से शुरुआत है तो हम नीचे वाले सेंटेंस की भी किससे शुरुआत करेंगे, डिड, यानी कि सहायक क्रिया। लेकिन यहाँ सहायक क्रिया क्या हो जाएगी, वाज या वर, ठीक है ना, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या ले रहे हैं आप, यू, ठीक है ना। तो वर यू, ठीक है ना, वर यू नॉट टॉट हिंदी बाई मी। कोई अंतर पड़ा नहीं। जब यहाँ हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है बात, तो हम इसको भी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। अंतर इतना आता है, यदि यहाँ ऑब्जेक्ट सिंगुलर है तो सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, और प्लूरल सब्जेक्ट है तो प्लूरल के अनुसार ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। सहायक क्रिया कर्ता प्लस नॉन प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और ये बाय मी के बाद, ठीक है ना। अब हिंदी लेकर के देखते हैं, तो हिंदी, हिंदी के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, वर्ब, सहायक क्रिया से शुरू करेंगे तो हिंदी के लिए भी आएगा वाज, वाज हिंदी नॉट टॉट यू बाय मी, ठीक है ना। कोई अंतर नहीं आता है ना। जब हम यहाँ जिसकी शुरुआत सहायक क्रिया से होती है तो यहाँ भी इसकी शुरुआत सहायक क्रिया से ही होती है। अब यदि हम इसमें लगाते हैं वाई, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, वाई यहाँ आ रहा है तो यहाँ भी इसी से शुरुआत हो जाएगी, दोनों जगह वाई लगा दो, ठीक है ना। देखो कोई अंतर नहीं पड़ा, यानी कि जिस क्वेश्चन वर्ड से वाक्य की शुरुआत होती है वो क्वेश्चन वर्ड पहले आ जाता है, फिर सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया लग जाती है, सब्जेक्ट प्लस नॉन प्लस मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बाई, जो भी फॉर्मूला होता है उसे सेम टू सेम रखते जाते हैं। सेंटेंस कोई भी बदल जाए, केवल मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार जब सब्जेक्ट में बदलते हैं तो उसी के अनुसार में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो इसके बाद में हम पढ़ाते हैं, तुम्हें कौन सा सेंटेंस पढ़ाते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट। हम आपको अगला सेंटेंस पढ़ा है फ्यूचर इंडेफिनिट। सेंटेंस बदलने के लिए, उनकी पहचान के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको उन्हें उनकी हिंदी में पहचान याद होना जरूरी है, और इंग्लिश में उनकी सहायक क्रिया आना जरूरी है। मुख्य क्रिया, सहायक क्रिया, सेंटेंस करने आना चाहिए। यदि आपको सेंटेंस पहचानने नहीं जाएंगे तो आप इंग्लिश सक्सेस नहीं हो पाएंगे, कोई भी नहीं हो पाएगा। जब आप सेंटेंस की मुख्य क्रिया के अनुसार, सहायक क्रिया के अनुसार वाक्य को पहचान सकते हैं, तभी तो आप एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे। जब आपको यही नहीं पता है कि मतलब इसकी सहायक क्रिया कौन सी है, सहायक क्रिया के अनुसार सेंटेंस कौन सा हो गया, तो आप इसमें वीक हो जाओगे। इंडेफिनिट टेंस, तो देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या करते हैं, जैसे नियम वही रहता है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस को कैसे बदलते हैं, देखिए एग्जांपल लेते हैं इसमें, एक्टिव वॉइस, एक्टिव वॉइस से बदलेंगे पैसिव वॉइस में, ठीक है ना। एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कोई भी, जैसे आई, आई के साथ में फ्यूचर की सहायक क्रिया क्या होती है, सेल, आई सेल गिव ए पेन टू यू,
ठीक है ना। तो देखिए आई शैल गिव ए पेन टू यू, ठीक है ना, मैं तुम्हें एक पेन नहीं दूंगा। तो हम इसको एक्टिव से पैसिव में बदलते समय कैसे करते हैं? देखिए इसका जो ऑब्जेक्ट होगा हम यहाँ उसका सब्जेक्ट बनाएंगे। तो ऑब्जेक्ट क्या है? यहाँ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, यू और ए पेन, ठीक है ना। तो पहले यू को लेते हैं, तो यू, अब देखो आई के लिए क्या आया था? हेल्पिंग वर्ब शैल, तो यहाँ क्या लेंगे? यू, यू के लिए विल, यू विल। अब विल के बाद में क्या आ जाएगा? आई शैल गिव यू ए पेन, तो यू विल बी। आपको पता है कि हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का एक्टिव से पैसिव नहीं बना पाते। क्यों पता है? क्योंकि फ्यूचर कंटिन्यूअस की जो साइड क्रिया है ना, वो विल बी शैल बी है, और वो विल बी शैल बी जब हम फ्यूचर इंडेफिनिट को बदलते हैं वो उसी में आ जाता है, ठीक है ना, विल बी शैल बी। इसीलिए हम फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस एक्टिव से पैसिव में नहीं बना पाते। तो इसमें जब हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो विल बी शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यू विल बी गिवन ए पेन बाय मी, ठीक। यू पहले हमने जो ऑब्जेक्ट था पहला यू को लिया, यू विल बी गिवन ए पेन बाय मी, ठीक है ना। तो अब पेन को लेते हैं, तो ये आपको करना है, ये स्वयं करना है आपको, पेन से कैसे बनाते हैं, ठीक है ना। ये आपको पेन वाला स्वयं बना करके देखना है कि हम ए पेन को ऑब्जेक्ट के रूप में लेते हैं तो उसे कैसे करते हैं। सेकंड ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना करके देखना है, ठीक है ना। अब हम इसी को लेते हैं, इसमें नेगेटिव सेंटेंस लेते हैं। देखो वी शैल नॉट ईट द फूड, ठीक है ना, वी शैल नॉट ईट द फूड। अब हम इसका क्या बनाते हैं? पैसिव। तो इसमें क्या कहते हैं हम? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? द फूड। तो द फूड को यहाँ क्या बनाएंगे हम? सब्जेक्ट। तो देखिए द फूड, फूड के आगे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब के रूप में विल, और विल के बाद में नॉट, ठीक है ना। नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट बी, शैल नॉट बी का प्रयोग करते हैं। द फूड विल नॉट बी, मुख्य क्रिया कहाँ है? ये रही हमारी ईट। तो ईट का क्या हो जाएगा? ईटन, ठीक है ना। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नेगेटिव सेंटेंस है, इसके अलावा ईटन मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म। अब क्या बचा तुम्हारा? वी, ठीक है ना। तो वी हमारे द्वारा, तो हमारे द्वारा क्या हो जाएगी? बाई अस। बताया था ना मैंने, वी का ऑब्जेक्ट हो जाता है अस, और अस का सब्जेक्ट हो जाएगा वी, ठीक है ना। तो अब इसी प्रकार ये हमारा साधारण से हो गया नेगेटिव, और नेगेटिव से हम अगर इंटरोगेटिव में बनाते हैं तो किस प्रकार चेंज करते हैं? खास अंतर नहीं आता है, वही बात है। देखो शैल वी नॉट, ठीक है ना, शैल वी नॉट। तो यहां करेंगे विल द फूड नॉट, हो गया बस। यानी कि जो सहायक क्रिया से यहाँ शुरू हो रहा है तो यहाँ भी सहायक क्रिया से ही शुरू होगा, लेकिन सहायक क्रिया में अंतर आ जाएगा। क्यों? यदि यहाँ आई और वी ऑब्जेक्ट नहीं है तो,
यानी कि मी और अस। तो देखिए शैल, तो यहाँ द फूड के लिए विल द फूड नॉट बी ईटन बाई अस। यदि हम इसी में क्वेश्चन वर्ड भी जोड़ दें, जैसे वेयर, वाई, व्हेन, कुछ भी, ठीक है ना, क्वेश्चन वर्ड है कुछ भी आपसे, तो वो जिससे शुरुआत यहाँ हो रही है वो भी यहाँ सर्वप्रथम आ जाएगा, सबसे पहले, उसमें कोई चेंज नहीं होगी, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम यहाँ कर देंगे वाई, वेयर, व्हेन, जो भी आपका क्वेश्चन वर्ड आता है उसमें, तो उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नेगेटिव सेंटेंस और मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म ही लगाते हैं, और उसके बाद में बाई अस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। तो यह आपका पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट क्लियर हो गया। अब आता है आपका क्या, प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस। तो मैं लिख दूँ जरा जोड़ दिया हुआ है। हाँ तो स्टूडेंट, ये है आज का आपके लिए होमवर्क, और जो भी मैंने पढ़ाया उसका वीडियो में बार बार से अध्ययन करें, नोटबुक लेकर के बैठें, उस पर नोट करें और उसी के अनुसार अध्ययन करके इस होमवर्क को करके देखें। तो ये है आपके लिए तीनों सेंटेंस का एक एक एग्जाम्पल है, पास्ट इंडेफिनिट का है, सिंपल है, ये आपको चारों में बदलना है, यानी नेगेटिव और इंटरोगेटिव, ठीक है ना। और ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट का, ये इसका भी आपको नेगेटिव में बदलना है और इंटरोगेटिव में, यानी कि अपने ही तुम्हें खुद ही इसका नेगेटिव सेंटेंस बना करके उसका पैसिव बनाना है, इंटरोगेटिव सेंटेंस बना करके उसका भी पैसिव वॉइस बनाना है, और ऐसे ही इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, उसका मतलब पैसिव वॉइस करना है, इसका मतलब तीनों का आपको नेगेटिव इंटरोगेटिव बना करके पैसिव वॉइस करके देखना है। ये है आज का होमवर्क, और जैसा भी आपको मतलब वीडियो समझ में आती है तो लाइक कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। और आज के लिए इतना ही काफ़ी है, हम अपनी वीडियो समाप्त करते हैं। धन्यवाद।